ठीक है, मोरेरास थ्योरम। ठीक, और इसी को आप ब्रैकेट में हेडिंग करके लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में ही कन्वर्स ऑफ कॉची थ्योरम। ठीक है, हेडिंग यहाँ पर रहेगा मोरेरास थ्योरम, इसी को ब्रैकेट में आप कर लीजिएगा कन्वर्स ऑफ कॉची थ्योरम, कन्वर्स ऑफ कॉची थ्योरम। ठीक है, देखिए अभी है क्या, इसको आप समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा है। अब इसे जैसे मैंने साफ साफ ब्रैकेट में लिखवा दिया, मोरेरास थ्योरम क्या होता है, कॉची थ्योरम का कन्वर्स होता है। आप लोगों ने पढ़ा है कॉची थ्योरम, आप लोगों से जो पहला क्लास है इन लोगों का, डायरेक्ट यहीं पहला क्लास है, कहीं और पे क्लास ले चुके हैं आप लोग हैं? अच्छा, तब तो समस्या होगी। देखिए कॉची थ्योरम होता क्या है, ऐसा मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर एफजेड जो है, एफजेड अगर एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है किसमें, विदिन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर सी, क्लोज्ड कंटूर, कंटूर मतलब कर्व है यहाँ पे, क्लोज्ड कंटूर सी, देन अगर ऐसा होता है तो इंटीग्रेशन एफजेड डीजेड ओवर कर्व सी इक्वल टू क्या होता है, 0। यही होता है कॉची थ्योरम। ठीक है ना, यहाँ आगे से चेयर ले लो, ऐसे घूम के आओ, चेयर ले जाओ यहाँ से। ठीक है, देखिए यही है आपका मोरेरास थ्योरम जो है, ये कॉची थ्योरम का आपका जो है रिवर्स है, इन्वर्स भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कॉची थ्योरम पहले होता क्या है कि अगर एफजेड हमारा एनालिटिक फंक्शन हो, है ना, किसी भी क्लोज्ड कंटूर सी के अंदर हर पॉइंट पर, और उस कंटूर सी पर भी, मतलब कर्व अगर मान लीजिए कोई मैं ड्रॉ कर दूं तो हमारा एफजेड क्या हो, इसके अंदर हर एक पॉइंट पे क्या हो, एनालिटिक हो, और जो पॉइंट कर्व पर पड़े उस पर भी क्या हो, एनालिटिक हो। अगर ऐसा होता है देन उस एफजेड का उस कर्व सी के अराउंड जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है ना। अभी देखिए मैं कल ही ग्रुप में आपके इन दोनों का प्रूफ मैंने सेंड किया है। ठीक है, ग्रुप में मैंने उसका प्रूफ फिर से सेंड कर दिया आप लोगों को, जिनका भी छूटा है अपना वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो ये कॉची थ्योरम ऐसे था। अब इसी का कन्वर्स जो है हमारा क्या है, मोरेरास थ्योरम। कन्वर्स मतलब समझ लीजिए ऐसे, कन्वर्स मतलब ये चीज़ें हैं कि अगर एफजेड हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो, मोरेरास थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए यही है कि एफजेड क्या हो, हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन हो। अगर एफजेड इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, इन डोमेन डी। अब डोमेन डी मतलब कहें, चाहे आप कहें विदिन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी, जिस इसे हम लोग बोलते हैं ना विदिन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी, इसका मतलब ये होता है कर्व के अंदर हर एक पॉइंट पर, और कर्व पर जो पॉइंट है उन सभी पॉइंट पर एनालिटिक, है ना। अगर मैं बोलूँ डोमेन डी, तो वही जो सभी पॉइंट है उनका कलेक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन, वही हो जाएगा डोमेन हमारा, है ना। तो इसको यहाँ पे चाहे डोमेन डी लिख दीजिए स्टार्ट में, या लिख दीजिए विदिन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी। तो अगर हमारा एफजेड जो है, अगर ऐसा फंक्शन हो, कैसा फंक्शन हुआ, कंटिन्यूअस हो। कहाँ कंटिन्यूअस हो, डोमेन डी में क्या हो, कंटिन्यूअस हो। और एंड ठीक है, इंटीग्रेशन एफजेड डीजेड ये क्या हो हमारा, 0 हो। इंटीग्रेशन एफजेड डीजेड क्या हो, 0 हो, है ना। उसी डोमेन डी के राउंड, उस डोमेन डी में जब हम उसको सॉल्व करें तो एफजेड डीजेड का वैल्यू, इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर ऐसा है देन एफजेड इज एनालिटिक। उल्टा, जस्ट इसी का उल्टा, अगर इसमें क्या है कि एफजेड अगर एनालिटिक है तो आप कॉची थ्योरम में कहते हैं कि तब यह होगा। इसमें आप ये मानेंगे और दिखाएंगे कि एफजेड क्या है, एनालिटिक। तो मोरेरास थ्योरम पूरा पूरा कन्वर्स है किसका, कॉची थ्योरम का। जो भी कॉची थ्योरम पढ़े हैं उसी का उल्टा कर देंगे, आपको मोरेरास थ्योरम हो जाएगा। मतलब आपको कुछ नया याद करने की जरूरत नहीं है स्टेटमेंट, क्योंकि एग्जाम में स्टेट एंड प्रूफ दोनों आता है, तो स्टेटमेंट भी आपको याद होना चाहिए। तो अगर आपने कॉची थ्योरम का स्टेटमेंट याद किया है तो मोरेरास थ्योरम का बड़े आराम से आप, है ना, इधर उधर करके अब लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और कॉची थ्योरम का भी स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है कि अगर एफजेड क्या हो, किसी कर्व के अंदर या उस कर्व पर, है ना, क्या हो, एनालिटिक हो, तो ऐसे केस में उस कर्व के अराउंड एफजेड डीजेड की जो वैल्यू होगी इंटीग्रेशन की, क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, और उसी का कन्वर्स हमारा मोरेरास थ्योरम है कि अगर एफजेड कंटिन्यूअस हो इन डोमेन डी में, और साथ ही साथ उसकी इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो ऐसे केस में ऐसा एफजेड हमारा क्या होगा, ऐसा एफजेड हमारा एनालिटिक होगा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, एफजेड एनालिटिक का मतलब क्या होता है। एफजेड एनालिटिक मतलब एफजेड इज सिंगल वैल्यू, एनालिटिक मतलब यही होता है कि एफजेड इज सिंगल वैल्यूड, और साथ ही साथ एफजेड इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन। वो अपने डोमेन के हर पॉइंट पे क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, है ना। अब देखो यहाँ पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, ये है। अगर यही एफजेड जो कंटिन्यूअस है, अगर ये डिफरेंशिएबल भी हो जाए, क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए, तो एनालिटिक हो जाएगा। तो अब खाली डिफरेंशिएबल शो करेंगे आप,
केवल क्या शो कर देंगे, डिफरेंशिएबल, आपका काम बन जाएगा, है ना। इसकी हेल्प से आप डिफरेंशिएबल खाली शो करके दिखा देंगे। तो मोराज थ्योरम आपने हेडिंग किया है, इसका स्टेटमेंट लिखिए आप, ठीक है। लिखिए इसमें स्टेटमेंट, इफ एफ जेड इज अ continuous function, if fz is a continuous function in domain capital D, if fz is a continuous function in domain capital D, and if for every closed contour capital C, and if for every closed contour capital C, if for every closed contour capital C in domain capital C in domain capital D, integration C of z dz equal to 0, इंटीग्रेशन C of z dz equal to 0। अब क्लोज कंटूर बोल दिए इसलिए C लिख दिए, डी भी चलता। इंटीग्रेशन C of z dz equal to 0, then fz is analytic, ठीक है। fz क्या होगा तब, एनालिटिक होगा। यही मोराज थ्योरम है। तो नीचे लिख लीजिएगा आप, एक लाइन और लिख दीजिए पैराग्राफ चेंज करके, मोराज थ्योरम इज नोन एज द कन्वर्स ऑफ कॉची थ्योरम। मोराज थ्योरम इज नोन एज द converse of Cauchy theorem, ठीक है। अब देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। इसके लिए एक फंक्शन हम कंसीडर करते हैं fz, कैपिटल fz, जो कि ऐसे इंटीग्रेशन z0 टू z और ft dt, जहाँ पे z0 हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट होता है एंड z इज द वेरिएबल, ठीक है ना। z0 क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, और z हमारा क्या है, एक वेरिएबल। एक कहीं से डेस्क बेंच ले लो, अंदर से निकाल लो, ठीक है, ध्यान दीजिए, है ना, खाली ले लो यहाँ से, लो, अब शांति से, डिस्टर्ब मत करो, चलो बचा के देखो, किसी का सर मत फोड़ देना। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम इसको प्रूव करने के लिए फंक्शन कंसीडर करेंगे, कैपिटल एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन जेड नॉट टू जेड एफ टी डी टी। यह फंक्शन हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। अब इसमें जेड नॉट एक फिक्स्ड पॉइंट है, जेड हमारा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, देखिए जब डिफरेंशियबिलिटी की बात आती है तो आप क्या करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी में ही होता है ना कि अगर एफ डैश एक्स, अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, मतलब एफ डैश एक्स जो उसका डेरिवेटिव है अगर ये एग्जिस्ट करता है तो किसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपान एच, यही होता है ना। एफ डैश एक्स इसी के बराबर होता है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपान एच, ए आपका एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट का मतलब इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो जो फंक्शन एफ एक्स होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा, मतलब उसका डेरिवेटिव क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, उसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा। ये होता है डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब, डिफरेंशिएबल का मतलब। तो यहाँ भी हमको वही चीज़ें दिखानी है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल की बात करनी है। तो मालूम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे जब देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा था, एफ एक्स प्लस एच किया था, तो हम क्या करेंगे, जेड के नेबरहुड में एक पॉइंट लेंगे, नेबरहुड मतलब पास में, एच टेंस टू 0 होता है। तो जैसे आपने लिखा था एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, बहुत अंतर है क्या इसमें, नहीं, क्योंकि एच टेंस टू 0 है, मतलब कि जो एक पॉइंट एक्स है, दूसरा पॉइंट कौन है, एक्स प्लस एच। एक पॉइंट एक्स है, दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स प्लस एच, और इन दोनों के बीच डिफरेंस बहुत कम है क्योंकि एच टेंस टू 0 है। तो जब टेंस टू 0 की बात करेंगे तो दोनों का वैल्यू लगभग सेम आएगा। इसका मतलब जो पॉइंट एक्स है उसी के ठीक बगल में कौन है, एक्स प्लस एच, मतलब बहुत ही नेबरहुड पॉइंट है, पड़ोसी पॉइंट है, एकदम पास वाला पॉइंट है। तो जैसे यहाँ पे उसी तरह से लेंगे, हम एक नया पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे, इसके नेबरहुड में जेड प्लस एच, क्या कर लेंगे, एकदम इसी कॉन्सेप्ट है, सिंपल जो कॉन्सेप्ट जानते हैं डिफरेंशियबिलिटी का, है ना। आप ऐसे एफ एक्स की बात है तो एफ एक्स निकाल लेते हैं हम लोग, एफ एक्स प्लस एच लेते हैं, तो यहाँ भी एफ जेड और एफ जेड प्लस एच की बात करते हैं। अच्छा, जब इसकी बात क्या होगा, देखो यहाँ पे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जेड नॉट बताओ और जेड प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जेड था तो यहाँ जेड था,
यहाँ जेड प्लस एच है तो यहाँ क्या हो जाएगा जेड प्लस एच और एफ टी डी टी। ठीक है, अब देखो यहीं से हल्का सा कॉन्सेप्ट बनाइए, काम खत्म कीजिए। अब यहाँ पे क्या है देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 था ना, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, देखिए भैया कहाँ बैठेंगी, जगह दीजिए इनको भी। जी जी ध्यान दे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए पहले, तो यहाँ पे भाई अब क्या, अभी तुरंत निर्णय नहीं ले सकते ना। अब देखिए यहाँ पे पहले क्लास चलने दो। अब एफ एक्स प्लस एच की बात करते हैं, एफ एक्स की बात करते हैं, तो एफ एक्स प्लस एच में से एफ एक्स को घटाएंगे, तो वही चीज़ यहाँ भी करिए। बस देखो आपको प्रूफ जो भी करना है, जो सिंपल कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ना है, उसी पे बेस्ड काम खत्म करना है, कुछ नया नहीं सीखना है। तो जैसा आप डिफरेंशियबिलिटी का इंटर में भी पढ़े हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, तो वही चीज़ यहाँ पे एफ जेड निकाला, एफ जेड प्लस एच निकाला, तब क्या निकालेंगे एफ जेड प्लस एच माइनस का एफ जेड, यही तो है ना। फिर एच से भाग देंगे, फिर लिमिट एच टेंस टू 0 लेंगे। ठीक है ना, देखो अब क्या होगा यहाँ पे, जब ऐसा करेंगे तो क्या मिलने वाला उसको देख लीजिए। तो ये जगह इंटीग्रेशन जेड नॉट टू जेड प्लस एच एफ टी डी टी और माइनस का इंटीग्रेशन जेड नॉट टू जेड एफ टी डी टी। क्लियर है। अब इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, जेड नॉट टू जेड प्लस एच एफ टी डी टी, और इसको अगर मैं माइनस है ना, अगर मैं इसके लिमिट को कन्वर्ट कर मतलब इंटरचेंज कर दूं, अपर को लोअर, लोअर को अपर कर दूं, प्लस कर जाएगा, ये हो जाएगा जेड टू जेड नॉट और एफ टी डी टी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको ऐसे समझिए, अब इसको मैं क्या काम करता हूँ, इसको पहले लिख देता हूँ जेड टू जेड नॉट, ठीक है, एफ टी डी टी, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ। ये मैं सोचेगा नहीं इसको हटा के मैं इसको लिख दूँ, क्योंकि फंक्शन तो वही है ना। अच्छा अब क्या इसका बताओ, इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद मिल जाएगा आपको प्लस का जेड नॉट टू जेड प्लस एच और एफ टी डी टी। अब थोड़ा देखिए इसको मिलाइए, है ना, ये जेड है, यहाँ जेड नॉट है, और फिर यहाँ भी जेड नॉट है, यहाँ जेड प्लस है। जैसे आप जानते हैं ऐसे आपका 0 to 5 हो और 5 to 10 हो, 0 to 5, 5 to 10 क्या मिला करते हैं, लिखते हैं 0 to 10। इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन जेड टू, है ना, जेड प्लस एच एफ टी डी टी, है ना, हो जाएगा ऐसे। चलिए पहले लिख लीजिए हल्का सा, फिर देखते हैं इसको दिखाएंगे। लिख लीजिए पहले, मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए आप, पहले लिखिए हल्का सा, लिखिए लेट, ये जो आपका जेड नॉट जो माने हैं सब लिख लीजिए। लेट जेड नॉट बी अ फिक्स्ड पॉइंट, and z is a variable point, inside the domain capital D, inside the domain capital D हो गया। then the value of the integral, इंटीग्रल ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन जेड नॉट टू जेड एफ टी डी टी, जेड नॉट टू जेड एफ टी डी टी, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल जेड नॉट टू जेड एफ टी डी टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कर्व ज्वाइनिंग, जेड नॉट with z0 is independent of the curve joining z0 to to, z0 to z, and dependent on z only, भाई z ही वेरिएबल है, and dependent on z only हो गया। therefore write ये लिखेंगे कैपिटल एफ जेड इक्वल टू, पर लिख डालिए आप, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख डालिए आप। देयरफॉर राइट कैपिटल एफ जेड इक्वल टू दिस, देन एफ जेड प्लस एच इक्वल टू दिस, तो एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड का वैल्यू ये पूरा यहाँ तक कर लीजिए आप। जिनका जो भी क्लास छूटा है सब रिकॉर्डेड है, आप मांग के ले लीजिएगा, उसको रिवीजन कर लीजिएगा।
हाँ देख लेते हैं टाइम। धूप हो गया आपको जो है यहाँ आने में, अभी टाइम का पड़ा है। प्लस एच माइनस का एफ जेड अपान एच, तो देखो क्या होगा यहाँ पे, एफ जेड प्लस कैपिटल एफ जेड प्लस एच माइनस का एफ जेड अपान एच। जब ये करोगे तो क्या मिलने वाला था, ध्यान दीजिएगा, तो ये करने पे आपको मिल जाएगा जो है इक्वल टू, अब यही रिजल्ट है ना हमारा, इसकी वैल्यू तो यही है, तो एच से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 1 अपान एच, बाहर कर लेते हैं, और जेड टू जेड प्लस एच और एफ टी डी टी, है ना। अच्छा, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए आगे क्या है, अब मैं इसको लिखता हूँ एफ जेड प्लस एच माइनस का एफ जेड अपान एच, अब माइनस का स्मॉल एफ जेड, क्या लिख सकते हैं, माइनस का स्मॉल एफ जेड। तो अब ये रिजल्ट क्या होगा मालूम है, रिजल्ट हो जाएगा आपका 1 अपान एच, ध्यान दीजिएगा, और इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच और एफ टी डी टी, अब माइनस का एफ जेड, माइनस का क्या हो जाएगा एफ जेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाइए, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ जेड प्लस एच माइनस का एफ जेड कैपिटल में अपान एच, हो जाएगा यहाँ पे जब लिमिट लगाएंगे तो, और माइनस का एफ जेड। भाई लिमिट तो कोई इस पर नहीं लगेगा, क्यों मालूम है, मैं लिमिट तो लगा रहा हूँ इस साइड में, बट इस पर नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है एच नहीं है ना, इधर इस तरीके से मैं कर दिया हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे करना क्या है, इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे क्या सिस्टम आप अप्लाई करेंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले रिजल्ट को, ठीक है, इसमें अभी लिमिट मत लगाइए, जैसे देखिए 1 अपान एच लिखिए, 1 अपान एच, और इसको लिखिए आप इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच, और इसको लिखिए आप एफ टी माइनस का एफ जेड, ऐसे एफ टी माइनस का एफ जेड और डी टी। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पे ना गड़बड़ नहीं होगा, एक्सप्रेशन रुक जाओ पहले मिला लीजिए आप, वही ना एक्सप्रेशन है पूरा। और डी टी मैंने बाहर कर दिया, यही ना 1 अपान, यही है, देखो ठीक है, सही है, देखो यहाँ पे समझो मेरी बात, ये मैंने कर दिया है ना। एक काम कीजिए थोड़ा समझिए इसको, अब इसके लिए थोड़ा सा अलग से समझना पड़ेगा आपको, अलग से आप इसको ऐसे समझिए, अगर मैं इसको अलग कर दूं, थोड़ा समझिएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको अलग कर दूं, जेड टू जेड प्लस एच हो जाएगा, है ना, और एफ टी और डी टी ना माइनस, अब मैं इसको अलग करता हूँ, 1 अपान एच, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, 1 अपान एच, और ये हो जाएगा जेड टू जेड प्लस एच, क्लियर है, और एफ जेड ये ना होगा, और डी टी, बताइएगा क्लियर सबको। अभी मैं इसको, जब इसको अलग करूंगा, अब ये छोड़ो कि इसको मैंने इसको कैसे लिखा, पहले इसको देखो कि इसको जो मैं अलग करूंगा तो क्या मिलने वाला, ए मिलने वाला। अच्छा आगे देखो, ए टर्म में तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, क्योंकि ए टर्म यहाँ मौजूद है। आपको समस्या है कि सर इसके स्थान पे इतना कैसे लिख दिया आपने, है ना, तो उसको था देखिए 1 अपान एच है, अगर अब ये एफ जेड से कोई मतलब तो है नहीं, बताओ, इंटीग्रेशन तो टी वाले पे डी टी है ना, तो टी वाले अपने लगेगा, तो इंटीग्रेशन खाली टी वाले का होगा, तो डी टी क्या हो जाएगा, टी डी टी क्या हो जाएगा, टी, और टी की जो लिमिट होगी वो जेड टू जेड प्लस, बताओ, अब यहां जाएगा 1 अपान एच एफ जेड, समझने की कोशिश कीजिएगा, और जब इस पर लगाएंगे तो जेड प्लस एच माइनस का जेड, और जेड से जेड कैंसिल, बचेगा एच से एच कैंसिल, तो खाली एफ जेड तो ही बचेगा, है ना। अब इसको अलग से समझना ही ठीक रहेगा, ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाता है आपको समझने में, ठीक है। अब इसको लिमिट भी रहने दीजिए, नहीं तो आप और परेशान होंगे। ये हो गया, इस तरीके से क्लियर है ना, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, इसको कहीं बगल में अपना नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज समस्याएं होंगी, ठीक है। आराम से तुरंत अगर लिख देंगे तो फिर समस्याएं किसी को भी हो सकती है भाई। अब देखिए ये हो गया इस तरीके से। अब आगे देखिए, अब आगे का सिस्टम ये है कि इसको मैं लिख दिया इस तरीके से, तो अब चूंकि मैं इसको मॉड में ले लेता हूँ, मॉड एफ जेड प्लस एच, कैपिटल में मॉड ले लीजिए, एफ जेड प्लस एच माइनस का एफ जेड और अपान एच, ये मॉड में, और माइनस का एफ जेड इतना मॉड में, जब मॉड में इधर भी ले लीजिए 1 अपान एच, ठीक है, इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच
और कोई दिक्कत इसमें अब है नहीं ना। अब एफ टी लिखा, अब माइनस का एफ जेड लिखा और डी टी लिखा, अब ये मॉड में, ठीक है ना। अब इस मॉड को मैं अंदर लाऊंगा, जब ये मॉड इंटीग्रेशन के अंदर आता है तो रिजल्ट लेस देन आर इक्वल टू हो जाता है। रखिएगा हमेशा जब भी मॉड जो बाहर लगा हुआ है जब ये इंटीग्रेशन के अंदर लाता है तो लेस देन आर इक्वल टू रिजल्ट हो जाता है। तो हो जाएगा 1/mod h, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच, और यहाँ हो जाएगा मॉड में हो जाएगा एफ टी माइनस का एफ जेड, क्लियर है, एफ डी माइनस का एफ जेड और मॉड में डी टी। ऐसे कर सकता हूँ, अंदर ला दिया। अब जब इसको मैं ऐसे मॉड में कर दिया तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, एफ जेड माइनस का एफ टी। कोई दिक्कत है क्या? मॉड में चाहे आप एफ टी माइनस एफ जेड लिखो, चाहे एफ जेड माइनस का एफ टी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप जानते हैं मॉड में माइनस अगर निकलेगा भी वो तो प्लस कर जाएगा। क्लियर है कि नहीं? मॉड में ए माइनस बी इक्वल टू मॉड में बी माइनस सी, इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखो ऐसे हो गया। अब सुनो, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट की आप कहानी थोड़ा समझिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में आपके जो थ्योरम में दिया था कि हमारा जो एफ जेड है वो कंटिन्यूअस है, पहली लाइन आपको बोली गई है, थ्योरम का पहला लाइन ही बोला गया है कि एफ जेड इज कंटिन्यूअस। एफ जेड क्या है? कंटिन्यूअस है। तो अगर एफ जेड कंटिन्यूअस है तो एप्सिलॉन डेल्टा कॉन्सेप्ट कहता है देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड में एफ जेड माइनस का एफ टी, लेस देन एप्सिलॉन फॉर मॉड में जेड माइनस का टी लेस देन डेल्टा। ये एप्सिलॉन डेल्टा कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूटी का डिफिनेशन है, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऐसे एफ जेड, यहाँ पे देखिए एफ जेड माइनस का एफ टी, ठीक है, तो एफ जेड माइनस एफ टी का डिफरेंस जो है वो डेल्टा, सॉरी एप्सिलॉन लिखिए यहाँ बेटा। जब भी फंक्शन के बीच के डिफरेंस को एप्सिलॉन से दिखाते हैं, मैंने बताया भी था आप लोगों को कि जब भी फंक्शन के बीच का डिफरेंस बहुत कम दिखाना होता है हम वहाँ पे एप्सिलॉन यूज करते हैं, जब पॉइंट के बीच का डिफरेंस बहुत कम दिखाना होता है हम वहाँ पे डेल्टा यूज करते हैं। तो फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब मॉड एफ जेड माइनस एफ टी का जो रिजल्ट होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा। कब? जब जेड और टी का भी डिफरेंस है वो क्या होगा? लेस देन डेल्टा। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जैसे आप रियल पढ़ेंगे तो रियल में आपको पढ़ना है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, वहाँ कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे तो आपको ये जो सब समस्याएं हैं एकदम और क्लियर मैं कर दूंगा, वहाँ पर एकदम डिटेल बातें होंगी, है ना। जो कंटिन्यूटी से रिलेटेड डिफरेंशियबिलिटी का पढ़ना है, अब ये नहीं कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जो आपने पढ़ा है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ऐसा नहीं। अब यहाँ जो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे हम कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, मतलब पूरा एप्सिलॉन डेल्टा कॉन्सेप्ट वाला ही सिस्टम पढ़ेंगे। तो जब वहाँ पढ़ लेंगे तो फिर कोई समस्याएं ऐसी रह नहीं जाएंगी, ठीक है। अभी आप इसको इस तरीके से मैनेज कर लेंगे। तो यही है कि भाई अब ऐसा तो आपने यूज भी किया था पिछले थियरम में। कौन सा थियरम था? कॉची इंटीग्रल फार्मूला में आपने ऐसा ही कॉन्सेप्ट एक बार यूज कर लिया है ना। फिर कॉन्सेप्ट जहां भी कंटिन्यूटी का डिफिनेशन आप देखेंगे, डिफिनेशन कंटिन्यूटी का एप्सिलॉन डेल्टा के संदर्भ में ऐसे लिखा जाता है इस चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको यहाँ मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, जब मैं इसको यूज करूँगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसको आप यूज करेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको? मिल जाएगा मॉड में एफ जेड कैपिटल एफ जेड प्लस एच माइनस का एफ जेड अपान एच माइनस का एफ जेड, है ना। अब ये हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 1/mod में h, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये z2 बेटा z प्लस एच है और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या? लेस देन एप्सिलॉन। तो जब लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा तो ये इक्वल टू साइन हट जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन से कम है, तो जैसे मैं एप्सिलॉन लिखूंगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इक्वल वाला जो संदर्भ है खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा एप्सिलॉन, ठीक ना। अब बचा क्या हमारे पास? मॉड डी टी, तो मॉड डी टी। अब डी टी मॉड डी टी मतलब डी टी समझ लीजिए इसको। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/mod h, मतलब एच ही समझिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इसका इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। अब एप्सिलॉन है ये है, और जब इसका इंटीग्रेशन टी होगा बेटा, अब चाहे तो मॉडम लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, टी हो जाएगा। और इस तरीके से, और लिमिट हमारा कहाँ से कहाँ तक? जेड से जेड प्लस एच। अब जब यहाँ रखोगे टी के स्थान पे जेड प्लस एच माइनस का जेड से जेड कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 1/mod h इंटू एप्सिलॉन इंटू मॉड h, नहीं मिलेगा। और ये इससे हो जाएगा कैंसिल। तो आपको अब जो रिजल्ट मिलने वाला है, ऊपर लिखा है क्या आपने? नोट कीजिए। अब हो गया, काम खत्म हो चुका। हाँ आ गया कितना? मॉड में कैपिटल एफ, ध्यान दीजिएगा, जेड प्लस एच माइनस का कैपिटल एफ जेड अपान एच माइनस का एफ जेड
ये रिजल्ट लेस देन एप्सिलॉन आ गया, क्या आ गया, एप्सिलॉन, तो हम क्या करेंगे, मेकिंग एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, देन मालूम क्या, जब एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो करेंगे ना तो ये चीज़ कैसी होंगी, देखिए यहाँ पे लिमिट, देखो एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो समझते हैं, देखो यहाँ समझो, यहाँ पे एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो मतलब कि जेड और टी, जो जेड पे जो फंक्शन की वैल्यू है, टी पे जो फंक्शन की वैल्यू, डिफरेंस उसका एप्सिलॉन से कम है, जब एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो करेंगे तो लगभग बराबर हो जाएंगे। अच्छा वही हाल यहाँ पे भी काम करेगा, क्योंकि यहाँ जेड प्लस एच है और जेड है, और जेड प्लस एच के बीच का डिफरेंस बहुत कम है, क्योंकि एच जो आपने लिया है ना एक्चुअल में बहुत कम नेबरहुड लिया है। तो जैसे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो करेंगे तो यह आपका एफ जेड प्लस एच और माइनस का एफ जेड ऐसे लिखेंगे आप, और अपान एच लिखेंगे, और इसके बाद आपका हो जाएगा माइनस का एफ जेड, ठीक है, लिमिट इस पर काम नहीं करेगा, और एप्सिलॉन टेंड्स टू आपने जीरो कर दिया तो ये रिजल्ट इक्वल टू क्या कर देंगे आप, जीरो, ऐसे। अच्छा अब ऐसे केस में क्या करेंगे, लिमिट लिखेंगे, एच टेंड्स टू जीरो लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा एफ जेड प्लस एच और माइनस का एफ जेड, और अपान एच इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, एफ जेड। ये क्या है, ये मालूम क्या है, इसको आप शॉर्ट में लिखे तो ये एफ डैश जेड है, जैसे आप लिखते हैं ना एफ डैश एक्स, मतलब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपान एच, तो इसी को लिखते हैं ना एफ डैश एक्स। तो ये जब ऐसा सिस्टम बना हुआ है तो एफ डैश जेड इक्वल टू एफ जेड, है ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब बेटा ये है कि जो एक कैपिटल एफ जेड है, ध्यान दीजिएगा, जो कैपिटल एफ जेड है उसका डेरिवेटिव कौन है, स्मॉल एफ जेड। भाई इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, कैपिटल एफ जेड का डेरिवेटिव, डैश है ना, डेरिवेटिव कौन है, स्मॉल एफ जेड है। अच्छा कैपिटल एफ जेड कैसा है, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि अभी आपने देखा ना यह रिजल्ट एफ डैश जेड के बराबर आया, तो ये एग्जिस्ट किया तभी, तो यहाँ पे एफ डैश, तो हियर एफ डैश जेड इज डिफरेंशिएबल, ये क्या है आपका, डिफरेंशिएबल है। तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, सिंगल वैल्यूड हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनालिटिक, है ना, विच इम्प्लाइज एफ डैश जेड इज एनालिटिक, एफ डैश जेड क्या होगा आपका, एनालिटिक होगा। अब मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, याद रखिएगा, यहाँ पे किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, ध्यान रखिएगा, किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव एनालिटिक है तो वो तभी होता है जब वो फंक्शन एनालिटिक होता है। किसी एक चीज़ आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ प्रूफ नहीं कराई जा सकती, आप प्रूफ आपके सिलेबस में जरूरी नहीं कि वो सब प्रूफ हो ही, है ना, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है अगर वो एनालिटिक है तो तभी होगा जब फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक। ये कंफर्म जान लीजिए, गारंटी है, अगर फंक्शन एनालिटिक है तभी उसका डेरिवेटिव एनालिटिक होगा। बात समझ लीजिएगा इसको, एक कॉन्सेप्ट आप जो है बहुत जगह यूज कर सकते हैं, जो है कंपटीशन में। यहाँ आप लिख सकते हैं, सिंस द डेरिवेटिव ऑफ, इफ डेरिवेटिव, मैं लिख देता हूँ, इफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, कैसा फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, इज एनालिटिक, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, एनालिटिक है, देन तब क्या होगा, देन वो फंक्शन भी क्या होगा, देन फंक्शन इज आल्सो एज एनालिटिक, तो फंक्शन क्या होगा, वो भी क्या होगा, एनालिटिक। अच्छा अब देखो यहाँ पे, तो ये एफ डैश जेड किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, स्मॉल एफ जेड का। तो अगर एफ डैश जेड एनालिटिक है तो स्मॉल एफ जेड भी क्या होगा, एनालिटिक, विच इंप्लाइज स्मॉल एफ जेड इज एनालिटिक। बस काम खत्म कीजिए, कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ मोरेरास थ्योरम। ठीक है, धड़ाधड़ स्टेटमेंट लिखिए। पहला स्टेटमेंट से 3 तरह के स्टेटमेंट इसके हैं, सब एक ही जैसे लिखिए। पहला स्टेटमेंट इसका, इफ एन इंटायर फंक्शन, आर करके लिखते जाइएगा आप लोग, है ना, इफ एन इंटायर फंक्शन इज बाउंडेड, इंटायर फंक्शन मतलब कैसा फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन ही समझिएगा। इफ एन इंटायर फंक्शन इज बाउंडेड, लिवलीज थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ एन इंटायर फंक्शन इज बाउंडेड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड, देन इट इज कांस्टेंट, देन इट इज कांस्टेंट, देन इट इज कांस्टेंट। ठीक है, आर इसका दूसरे तरह से स्टेटमेंट, आर में लिखिए, इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फॉर फाइनाइट वैल्यूज ऑफ,
for finite values of z, small z, and is bounded, then fz is constant, आर में लिखिए इफ एफ जेड, हाँ, इफ एफ जेड इज रेगुलर, मतलब वही एनालिटिक, रेगुलर, इंटायर, होलोमार्फिक, सब एनालिटिक, इफ एफ जेड इज रेगुलर इन होल जेड प्लेन, and if whole z plane, and if mod fz is less than capital M for every z, mod fz is less than capital M for every z, then fz must be constant, must be constant। ठीक है, देखिए इसमें आपका स्टेटमेंट यही इसका रहा है कि अगर एफ जेड कोई हमारा इंटायर फंक्शन हो, क्या हो, बाउंडेड। देखो अब देखो इस तीसरे वाले स्टेटमेंट में क्या बोला है, इसी चीज़ को ऐसे बोल दिया, मतलब मॉड में एफ जेड लेस देन एम का मतलब बाउंडेड, एफ जेड क्या है, बाउंडेड। तो इसी को चाहे आप ऐसे लिखें या चाहे स्टेटमेंट में लिख दें ऐसे कि कोई इंटायर फंक्शन, देखो एफ जेड कोई इंटायर फंक्शन हो और वो क्या हो, बाउंडेड हो। अगर ऐसा होता है एफ जेड इंटायर फंक्शन मतलब एनालिटिक भी हो और बाउंडेड भी हो, तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो हर एक इंटायर फंक्शन जो बाउंडेड होता है वो क्या होता है, आपका कांस्टेंट। ठीक है, यही आपका लिवलीज थ्योरम है। अब इसी को हम लोग जो है प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ के पहले थोड़ा 2-3 लाइन पर लिख लीजिए आप, फिर एक साथ करवा खाली कर देते हैं। देखिए लेट स्मॉल ए, प्रूफ में लिखेगा लेट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी बोलना तो कैपिटल कहाँ से आ गया भाई इसमें, लेट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी be the arbitrary distinct points, मतलब ऐसे ही अचानक कोई ले लिया पॉइंट आपने, arbitrary distinct points in z plane, and let capital C be a, ठीक है, लार्ज सर्किल विथ सेंटर z इक्वल टू 0, लार्ज सर्किल विथ सेंटर z इक्वल टू 0 एंड रेडियस कैपिटल R, एंड रेडियस विथ सेंटर z इक्वल टू 0 एंड रेडियस कैपिटल R, एंड रेडियस कैपिटल R हो गया। सच दैट कैपिटल C इनक्लोजेज, such that capital C encloses small a and small b, encloses small a and small b। ठीक है, देखिए इक्वेशन ऑफ कैपिटल C इज हो जाएगा क्या मालूम है, मॉड z इक्वल टू कैपिटल R। इक्वेशन ऑफ कैपिटल C इज मॉड z इक्वल टू क्या, कैपिटल R, मॉड z इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, बहुत सिंपल सा बात, एक कोई कर्व है, कर्व C है, इसके अंदर दो कोई पॉइंट है ना, कर्व कोई मान लीजिए, अब इसके अंदर दो पॉइंट है A और B। अच्छा, कर्व उसने जो माना है सर्कल माना है, क्या माना है, सर्कल, तो सर्कल बनाइए आप अच्छे से, ये सर्कल हो गया मान लीजिए, है ना, और इस सर्कल को कैपिटल C से दिखा देते हैं, और इस सर्कल के अंदर दो पॉइंट हैं, आर्बिट्रेरी ऐसे ही A B मैंने मान लिया, दो पॉइंट हैं, ठीक है ना, और इस सर्कल का जो सेंटर है, ठीक है, वो 0 0 है, और रेडियस कितना है, कैपिटल R है, और ये सर्कल हमारा जो इतना बड़ा है कि वो ए बी को क्या कर रहा है, इंक्लोज कर रहा है, मतलब ए बी उसी के अंदर ही आ रहा है, मतलब कहीं से भी दो पॉइंट लेंगे वो सर्कल के अंदर आएगा, इतना बड़ा रेडियस का सर्कल है, ये कहीं भी दो पॉइंट लीजिए जेड प्लेन में कहीं भी दो पॉइंट लीजिए, है ना, आपको वो पॉइंट किसके अंदर दिखाई देगा, आर रेडियस के सर्कल के अंदर दिखाई देगा। इतना बड़ा सर्कल है, मतलब उस सर्कल का रेडियस अगर हम कह लें टेंस टू इनफाइनाइट है, क्योंकि जेड प्लेन की जब बात करेंगे मतलब एक्स वाई प्लेन, जेड प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन, अब एक्स वाई प्लेन में कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए वो सर्कल के अंदर आए, ऐसा तो तब हो सकता है जब उसका रेडियस क्या हो सर्कल का, इनफाइनाइट, तभी कोई पॉइंट आ जाएगा।
तो ये इनफाइनाइट रेडियस एक्चुअली में सर्कल है, बट हम आर से दिखा रहे हैं वो अलग बात है। अच्छा, आपने जो है कॉची इंटीग्रल फार्मूला में पढ़ा था कि अगर एफ जेड एनालिटिक हो, एफ जेड क्या हो, एनालिटिक हो, और उसके अंदर कोई पॉइंट ए हो, क्या हो, कोई पॉइंट ए हो, तो आपने लिखा था एफ ए बराबर 1/, ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला का जो है फार्मूला है 1/2 पाई आई एफ जेड अपान जेड माइनस ए ओवर कर्व सी डी जेड, यही तो लिखा था आपने। अब यहाँ पे दो पॉइंट है तो दोनों के लिए लिखिए, सिंस ए एंड बी, अच्छा इतना लिखा ना मॉड जेड इक्वल टू आर, इसको ऐसे लिख सकते नहीं, बताओ जेड इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा, बताओ, ये बताया था ना कॉन्सेप्ट आप लोगों को। अब यही मॉड लगा दो, मॉड लगा दो इसी पे, तो मॉड जेड आ जाएगा, और जब इस पर मॉड लगाएंगे तो ई के पावर आई थीटा का मॉड 1 आता है, क्योंकि ई के पावर आई थीटा मतलब क्या, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब मॉड में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का मतलब 1, भाई रूट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब डीजेड, डीजेड क्या हो जाएगा, डीजेड इक्वल टू है ना आर ई टू द पावर आई थीटा आई और डी थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पे। सिंस ए एंड बी है ना लाइज इनसाइड कैपिटल सी, देन बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला, अब क्या होगा कॉची इंटीग्रल फार्मूला से, कॉची इंटीग्रल फार्मूला एफ ए बराबर 1/2 पाई आई, यही फार्मूला है भैया, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड अपान जेड माइनस का ए डी जेड, एंड इसी तरह से एफ बी बराबर 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड अपान जेड माइनस बी हो जाएगा और डी जेड हो जाएगा। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कोई फंक्शन हमको क्या शो करना है इस थ्योरम में, हमें शो करना है कि एफ जेड इज कॉन्स्टेंट। अगर एफ जेड क्या हो, एनालिटिक हो, और साथ एनालिटिक हो या इंटायर हो या रेगुलर बोले, कुछ भी बोले इसका मतलब एनालिटिक। अगर एफ जेड एनालिटिक हो और कह रहा है कि एफ जेड बाउंडेड हो, तो ऐसा एफ जेड क्या होगा, कांस्टेंट। किसी फंक्शन को कांस्टेंट शो करना है तो इसका कॉन्सेप्ट यही होता है। तो मान लीजिए एफ जेड को बोला एफ जेड कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर मैं जेड के स्थान पे ए रखा तो क्या वैल्यू आएगी, एफ ए। अगर मैं जेड के स्थान पे बी रखूंगा तब वैल्यू क्या आएगी, एफ बी। मैं जेड के स्थान पे सी रखूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, एफ सी। अगर कांस्टेंट है तो एफ ए बराबर एफ बी बराबर एफ सी आना चाहिए। कांस्टेंट फंक्शन में यही होता है। अगर मान लीजिए एफ एक्स कांस्टेंट है तो एक्स के स्थान पे कुछ रखो, वैल्यू 1 का आएगा, तब ना कांस्टेंट बोलेंगे। बोलिए, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। ऐसे एफ एक्स बराबर, मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर 2, ये फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ एक्स के स्थान में कुछ रखो तो ये आएगा हमेशा, एक्स सही नहीं है तो कहाँ रखोगे, बात समझ में आई ना। ये कांस्टेंट फंक्शन, मान लीजिए के, ये कांस्टेंट फंक्शन, एक्स के स्थान में कुछ रखो आप, के आएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन मतलब देखो यही होता है, कांस्टेंट फंक्शन कॉन्सेप्ट यही होता है कि उस फंक्शन में जो भी वेरिएबल है उसके स्थान पे आप डिफरेंट वैल्यू रखते चले जाओ, और रखने पर वैल्यू सेम आ जाए, फंक्शन का वैल्यू सेम ही आए, एक ही आए, तो हम बोलते हैं इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट लिया है, डिफरेंट ए और बी। अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो एफ ए बराबर क्या होगा, एफ बी। एफ ए बराबर क्या होगा, एफ बी। तो हम मालूम क्या करते हैं। अच्छा, ये चीज, एक चीज ध्यान दीजिएगा। और सिंस यह भी बोला है कि एफ जेड इज बाउंडेड, क्या बोला है क्वेश्चन में और थ्योरम में कि एफ जेड क्या है, बाउंडेड, दैट इज, और यह भी कहीं तीसरे वाले स्टेटमेंट में लिखा है कि मॉड एफ जेड इज लेस देन कैपिटल एम फॉर एवरी जेड। एफ जेड बाउंडेड है, बाउंडेड मतलब यही कि मॉड एफ जेड लेस देन कैपिटल एम, या कोई नंबर लिख सकते हैं के एम, लेकिन चूंकि तीसरे स्टेटमेंट में एम लिखा हो तो एम लिख दीजिए आप यहाँ कुछ भी के 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाउंडेड है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कांस्टेंट दिखाना है बेटा, तो एफ ए बराबर एफ बी आना चाहिए। तो एफ ए माइनस एफ बी दिखा दें। अगर एफ ए माइनस एफ बी 0 हो जाए तो एफ ए बराबर एफ बी। तो एफ ए माइनस एफ बी कितना मालूम है, 1/2 पाई आई कॉमन है ना, इंटीग्रेशन सी सी सी, क्लियर है ना, और 1/z माइनस का ए, 1/z माइनस का बी, बताओ एफ जेड डी जेड। ठीक है, अभी आप ले लो एलसीएम, ले लो आप एलसीएम 1/2 पाई आई, एलसीएम जब आप लोगे तो z माइनस का a, बताओ z माइनस का b, क्लियर है, और ऊपर हो जाएगा कितना, z माइनस बी, यहाँ a माइनस बी, क्लियर सबको। और एफ जेड बहुत सिंपल सा भाई, ये तो कर सकते हैं सब लोग, क्लियर है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, a माइनस बी अपान 2 पाई आई, बताओ इंटीग्रेशन सी एफ जेड और z माइनस का a और z माइनस का b, बहुत आसान प्रूफ देखिए इसका, और डी जेड, क्लियर है। मॉडुलस ले लीजिए, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, सब लिखते रहिए अपने से, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। तो मॉड में एफ ए माइनस एफ बी, जब बेटा मॉडुलस लोगे आप ये पूरा मॉडुलस में जाएगा,
ध्यान समझिएगा, मैं स्टेप कुछ खाने वाला हूँ। ये पूरा मॉडुलस में जाएगा, पूरा ऐसे मॉडुलस हो जाएगा, और फिर मॉडुलस को जब इंटीग्रेशन के अंदर लोगे तो लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा, है ना। और मालूम क्या जाएगा, मॉड में a माइनस बी। अच्छा, मॉड में 2 पाई आई की वैल्यू कितनी होगी, कौन बताएगा? 2 पाई तो होगा, नहीं समझ में आ रहा है? इसको ऐसे समझो, क्या है, ये 0 प्लस 2 पाई आई है, x प्लस आई वाई, तो रूट में 0 का स्क्वायर प्लस का 2 पाई का होल स्क्वायर, मतलब 2 पाई तो आएगा, है ना। तो इसको जब मॉड में लेंगे तो खाली 2 पाई होगा। अब सोचिए आई कहाँ गायब हो गया, मैं बोला स्टेप कुछ खा रहा हूँ, तब जानते रहे कहाँ खा रहा हूँ। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर कर्व C, फिर मॉड में एफ जेड अंदर लिया मॉड, तभी तो लेस देन आर इक्वल टू आया। और मॉड में जेड माइनस मॉड में ए भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मॉड में जेड माइनस मॉड में बी, ऐसे, और डी जेड। आप कुछ नहीं करना, इक्वल टू, मैं इसके इक्वल लिख रहा हूँ, इसके इक्वल है तो लेस देन है ही है हमारा। अब मालूम क्या होगा, देखो मॉड में ए माइनस बी, बहुत अच्छी बात, अपान 2 पाई। अब आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि मॉड में एफ जेड जो है लेस देन एम है, तो ये हो जाएगा आपका लेस देन कैपिटल एम। यहाँ मैं एम लिख दिया, मॉड में एफ जेड क्या है, लेस देन एम। जैसे मैं एम लिखूंगा ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो जो इक्वल है, जब ये बराबर हो भी पा रहा था अब नहीं हो पाएगा, है ना। ये कैपिटल एम हो गया, अपान देखो मॉड जेड इक्वल टू क्या है, मॉड जेड इक्वल टू हमारा आर है, क्या है, आर, तो आर माइनस मॉड ए, क्लियर है। फिर आर माइनस मॉड बी, ठीक है। और बचा खाली क्या आपके पास, डी जेड, बचा आपके पास खाली डी जेड। अब अगर इस डी जेड का वो भी मॉड में लिखे तो और अच्छा है, उसके लिए भी इसका भी ये भी अच्छा लगेगा, मॉड में डी जेड, ठीक है। अब डी जेड का मतलब जानते हैं क्या होता है, डी जेड इस सर्कल पे एक छोटा सा पार्ट है, मैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला में बताया था, एक छोटा सा पार्ट है सर्कल का, गामा सर्कल का थोड़ा पार्ट था, यहाँ भी सर्कल का एक छोटा सा पार्ट डी जेड है। मैं ऐसे तमाम डी जेड को जब मैं ऐड करूंगा देन यू गेट द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो मॉड डी जेड पर जब इंटीग्रेशन लगेगा बेटा 2 पाई आर आ जाएगा, कितना जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है ना। तो अब ये जो रिजल्ट्स हैं वो आपको क्या मिल जाएगा मालूम है, मॉड में एफ ए माइनस का एफ बी, ठीक है ना, एफ ए माइनस का एफ बी, ध्यान दीजिएगा, एफ ए माइनस का एफ बी, और लेस देन मॉड में ए माइनस का बी अपान 2 पाई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में हटाता हूँ बेटा अब, और लिखता हूँ कैपिटल एम अपान आर माइनस मॉड ए, क्लियर है, आर माइनस मॉड बी। और ये जो मॉड डी जेड है इस पर जब मैं इसको इंटीग्रेशन लगाऊंगा क्या मिलेगा, 2 पाई आर, क्या मिलेगा, 2 पाई आर, मतलब क्या, रेडियस, इसका रेडियस कैपिटल आर है, 2 पाई से 2 पाई गया, ऊपर एक खो आर है, नीचे 2 ठो आर है, मतलब आर स्क्वायर है, 2 आर मतलब ये है ना। तो एक आर मैं कॉमन करूंगा, एक आर तो कट जाएगा, बट एक आर बच जाएगा अपान में। तो जैसे ही व्हेन, ध्यान दीजिएगा, व्हेन आर टेंड्स टू इनफाइनाइट, बोला था आपसे कि सर्कल जो है इनफाइनाइट रेडियस का कंसीडर करेंगे तब कोई पॉइंट उसके अंदर आ जाएगा। यहाँ आंख मूंद के कोई 2 पॉइंट ले वो सर्कल के अंदर ही आए, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब सर्कल इनफाइनाइट रेडियस का होगा। मैं बोलूँ यहाँ से कोई 2 पॉइंट ले लीजिए सर्कल के अंदर आएगा, तो ऐसे ही मैं ले लूंगा, इसका मतलब तभी पॉसिबल होगा जब इनफाइनाइट रेडियस होगा। अगर एक फिक्स रेडियस का होगा तो कोई भी 2 पॉइंट लेने में नहीं आएगा, बाहर वाला ले लेंगे तो भाई गायब हो जाएगा पूरा सिस्टम, है ना। तो व्हेन r टेंड्स टू 0, जब r टेंड्स टू 0 होगा, सॉरी इन्फिनिटी, r टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, तो ये पूरा रिजल्ट टेंड्स टू 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दिस रिजल्ट टेंड्स टू 0 बिकॉज, क्योंकि यहाँ r है, यहाँ r स्क्वायर है, r कॉमन r स्क्वायर, तो एक को कटेगा, देखो तो बचेगा नीचे ना r, तो जब r टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो पूरा रिजल्ट क्या जाएगा, टेंड्स टू 0। तो ये रिजल्ट पूरा टेंड्स टू 0 होगा एज r टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्लियर है। और जब ऐसा होगा बेटा ये रिजल्ट टेंड्स टू 0 हो जाएगा r टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो विच इंप्लाइज ये जो आपका एफ ए माइनस एफ बी है इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना भाई, पूरा 0 हो गया ना। तो आप लिखेंगे एफ ए माइनस का एफ बी इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज एफ ए बराबर एफ बी। और इसका मतलब यह हुआ कोई 2 पॉइंट हमने लिया एफ जेड में रखा तब भी हमें एफ जेड की वैल्यू सेम मिली, इसका मतलब एफ जेड इज कांस्टेंट। दिस इज द प्रूफ ऑफ लीबनिज थ्योरम, कांस्टेंट। ठीक है भैया।